नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं परमाणु की संरचना के बारे में। दोस्तों जो हमारी आरएस मेंस की जो सीरीज है केमिस्ट्री की सीरीज, उसमें हम बात करेंगे जो केमिस्ट्री है उसमें परमाणु की संरचना एक चैप्टर है। तो दोस्तों सबसे पहले हम शुरू करते हैं पदार्थ के बारे में। दोस्तों पदार्थ क्या होता है? दोस्तों पदार्थ ऐसा कोई भी तत्व है जिसका कोई भी द्रव्यमान हो और जो आयतन घेरता हो, क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। जैसे मैं बात करूं, ये एक पदार्थ है, ये बोर्ड क्या हो गया? एक पदार्थ है। यानी कि ऐसी कोई भी चीज जो इस ब्रह्मांड में इस कहीं पे भी जिसका कोई भी थोड़ा सा द्रव्यमान हो और जो आयतन घेरती हो, क्या कहलाती है? पदार्थ कहलाती है। जितने भी चीजें आप देख रहे हो वो क्या है? पदार्थ है। अब दोस्तों पदार्थ के अंदर एक जिस चीज से पदार्थ मिलकर बना होता है वो पदार्थ, उसके छोटे कण होते हैं, उनको बोलते हैं परमाणु और अणु। तो दोस्तों परमाणु क्या होता है समझते हैं। दोस्तों परमाणु होता है वो सबसे छोटा कण होता है, सबसे छोटे से छोटा कण होता है जो क्या होता है? स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। इसका क्या मतलब है आगे अपन समझते हैं। दोस्तों मान लो मेरे पास है इतना सा एक लकड़ी का टुकड़ा है। अब दोस्तों इस लकड़ी के टुकड़े से मैंने छोटा सा कोना तोड़ा और उस कोने के भी मैंने क्या किए? बहुत छोटे छोटे टुकड़े कर लिए। अब वो बहुत छोटे छोटे टुकड़े करने के बाद भी एक छोटा सा टुकड़ा मिला मुझे, और उसके भी मैं क्या करता गया? बहुत छोटे 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 और टुकड़े कर दिए, और फिर जो छोटा टुकड़ा मिला उसका मैंने क्या किया? फिर छोटे छोटे टुकड़े किए, और मैं करता गया और एक स्टेज ऐसी आई जहां पे मुझे केवल एक सबसे छोटा टुकड़ा मिला और सबसे सूक्ष्मतम कण मिला, यानी कि इससे छोटा टुकड़ा करना इसका संभव नहीं था। तो वो क्या कहलाता है? जिस सबसे छोटा टुकड़ा क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। जैसे दोस्तों अपन बात करते हैं जो खाने का नमक होता है, अपने उसकी बात करते हैं। जो खाने का नमक होता है इतना सा दाना होता है, उस दाने के भी अगर अपन कई सारे टुकड़े कर दे, लाखों करोड़ों टुकड़े कर दे, तो अपन को एक बहुत ही छोटा टुकड़ा मिलता है जिसको अपन नंगी आंखों से नहीं देख सकते। तो वो क्या कहलाएगा? उसका छोटा सा टुकड़ा, उसका परमाणु। तो आपको मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब भी मैं आपको परमाणु का नाम दूं दोस्तों, आपको दिमाग में ये आना चाहिए कि एक ऐसा टुकड़ा है जो बहुत ही छोटा है जिसको अपन नंगी आंखों से देख नहीं सकते। क्या कहलाएगा? परमाणु। क्योंकि ये क्या कहता है? स्वतंत्र स्थायी नहीं रह सकता। इसको ये इतना छोटा होता है और इस मतलब अस्थायी प्रवृत्ति होती है दोस्तों इसके कारण ये क्या रहता है? स्थायी नहीं रह सकता। तो ये क्या करता है? किसी दूसरे परमाणु से क्या करता है? रिएक्शन करता है अपना स्थायित्व प्राप्त करने के लिए, अभिक्रिया करता है या कुछ तो और क्या बनाता है? अणु। तो अणु क्या है दोस्तों? ऐसा सूक्ष्म कण है जो इस स्वतंत्र अवस्था में यानी कि स्थायी रह सकता है। तो अपन को एक बात समझ में यहाँ पे आ गई, परमाणु क्या है और अणु क्या है। तो दोस्तों परमाणु तो है इतना छोटा कण है, सबसे छोटा कण है जो स्वतंत्र नहीं रह सकता, जैसे हाइड्रोजन परमाणु, ऑक्सीजन परमाणु। अगर ये अलग अलग है तो दोस्तों ये स्थायी नहीं है, लेकिन जब ये दोनों मिलके एक अणु बना लेते हैं जिसको बोलते हैं H2O। H2O होता है दोस्तों जल। क्या होता है? अपना जो पीने का जल। दोस्तों ये जल की एक बूंद है, एक इतना सा जल की बूंद लेते हैं, उस जल की बूंद को हम और छोटे टुकड़े कर करके देखते हैं तो उसमें से अपन को दो परमाणु प्राप्त होते हैं, एक हाइड्रोजन परमाणु और एक ऑक्सीजन परमाणु। ये दोस्तों इतने महीन होते हैं कि इनको अपन नंगी आंखों से नहीं देख सकते। तो दोस्तों बात करते हैं अब ये समझ में आ गई पदार्थ क्या होता है? जो द्रव्यमान घेरता है और जिसका आयतन हो, यानी कि जिसका कोई द्रव्यमान हो। जैसे मान लो ये पेन है, ये पदार्थ हो गया। अब दोस्तों ये पेन किससे मिलके बना होता है? परमाणुओं से। तो मैं आपको समझाने की मतलब छोटे छोटे परमाणुओं से मिलके ये बना होता है। जब ये परमाणु मिलके अणु बना लेते हैं और ये अणु और आगे जुड़ते जुड़ते जाते इसका किसका निर्माण करते हैं? पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो दोस्तों अब समझते हैं अपन परमाणु की संरचना के मॉडल। तो दोस्तों सबसे पहले मैं समझाने की कोशिश करूंगा आपको। दोस्तों परमाणु की संरचना से संबंधित कुछ मॉडल्स है, जैसे डाल्टन का परमाणु मॉडल। तो दोस्तों डाल्टन नामक एक वैज्ञानिक हुए, उन्होंने सबसे पहले बताया कि जो परमाणु होता है यानी कि
जो पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण होता है जिसको आगे विभाजित नहीं किया जा सकता, उन्होंने ये बात बताई थी। लेकिन दोस्तों एक कॉन्सेप्ट फिर आया कि इसको आगे विभाजित किया जा सकता है, यानी कि इसको किसमें, ये बात गलत साबित हुई, और इसको किसमें विभाजित कर सकते हैं अपन, इलेक्ट्रॉन में, प्रोटॉन में और न्यूट्रॉन में। दोस्तों जो प्रोटॉन होता है इसके बारे में मैं आपको, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में मैं आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी दे देता हूँ। दोस्तों प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। इनको, प्रोटॉन को P+ से, इलेक्ट्रॉन को E- से और न्यूट्रॉन को N से प्रदर्शित किया जाता है। दोस्तों जो प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वो 1.6 × 10⁻⁻27 kg होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान अपन 0 मान के चलते हैं, और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान दोस्तों प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। दोस्तों इनकी खोज है वो 1886 में की थी। किसकी? प्रोटॉन की खोज 1886 में हुई थी। इलेक्ट्रॉन की खोज दोस्तों 1897 में हुई है, और न्यूट्रॉन की खोज दोस्तों 1932 में हुई है। दोस्तों आप इसको याद करने के लिए, इनके टाइम को याद करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ 1886 कैसा टाइम था। भारतीय जो राष्ट्रीय हिस्ट्री से अगर जोड़ के देखते हैं तो ये टाइम था जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में, उसके 1 साल बाद का टाइम है। 1897 का भी टाइम आप देख सकते हो इस समय क्या हो रहा था, और 1932 का टाइम आप इसको हिस्ट्री से अपने कोई भी एक इवेंट है उससे रिलेट करके याद कर लो। अब दोस्तों जो प्रोटॉन पे जो आवेश होता है वो धनावेश होता है, इसलिए इसको प्लस से दर्शाते हैं। इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है दोस्तों उसको E- से दर्शाते हैं, ऋणावेश होता है। और न्यूट्रॉन पे कोई भी आवेश का मतलब होता है दोस्तों उसके अंदर जो जो मतलब करंट लगने की क्षमता है या नहीं है। दोस्तों खोज करता है, अगर इसके याद करने के सबसे अच्छा तरीका है धनावेश होता है दोस्तों। धन का किसके पास होता है? गोल्ड के पास। गोल्ड क्या है? अपना धन है। तो धनावेश क्या है? गोल्ड स्टीन। ऋणावेश दोस्तों इसकी खोज किसने? जे थॉमसन। तो ऋण का मतलब है दोस्तों थॉमसन। अपन क्या करते हैं? ऋण लेने से अपने सन को क्या करते हैं? रोकते हैं, थॉमसन। तो ऋण लेने से क्या करते हैं? थॉमसन। और जो दोस्तों उदासीन है यानी कि जो न्यूट्रॉन है उसकी खोज की थी जेम्स चैडविक ने। तो जो कोई भी आदमी उदासीन रहता है वो चैडविक, चिड़चिड़ा वैसे तो कम रहता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे अपन को याद करना पड़ेगा कि ये चैडविक है, चिड़चिड़ा है। तो ये दोस्तों यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात हो गई। तो दोस्तों डाल्टन जो उन्होंने बताया कि परमाणु जो है आगे विभाजित नहीं किया जा सकता, लेकिन इसको विभाजित कर सकते हैं। नए कणों की खोज हुई इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की, और उनके बारे में मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। अब दोस्तों मैं बात कर रहा था परमाणु की संरचना की। दोस्तों परमाणु की जो वर्तमान संरचना है वो इस प्रकार से है। सबसे पहले जो परमाणु होता है, छोटे से जो छोटा कण होता है वो इस प्रकार का बना होता है। उसका एक नाभिक होता है दोस्तों। इस नाभिक में क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और इसके चारों ओर कक्षाएं होती है दोस्तों। ये कक्षा होती है, इनमें क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दर्शाए हैं इस तरीके से। तो दोस्तों ये क्या हो गया? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन इस प्रकार की संरचना में बंधे होते हैं। अब दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ थॉमसन का परमाणु मॉडल। यहाँ पे हम पढ़ेंगे थॉमसन साहब है, उन्होंने क्या बताया था परमाणु के बारे में। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ परमाणु। थॉमसन साहब ने बताया कि परमाणु की दोस्तों, इन्होंने परमाणु की कोई संरचना का कोई तरीका नहीं बताया था डाल्टन साहब ने कि किस प्रकार दिखता है परमाणु। उन्होंने, थॉमसन साहब आए थे, उन्होंने बताया कि जो परमाणु होता है वो क्या होता है? एक धनावेशित गोले की तरह होता है, और इलेक्ट्रॉन उसमें धसे होते हैं। इनका मतलब था जैसे दोस्तों जो अपना केक होता है, केक की तरह होता है, क्रिसमस केक की तरह होता है, और इसमें जो ड्राई फ्रूट होते हैं दोस्तों, केक में कुछ कुछ जगह लगे होते हैं ड्राई फ्रूट, उसकी तरह क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन उसमें धसे होते हैं। उस दोस्तों इस वक्त तक जो अपन मॉडल पढ़ेंगे, इस वक्त तक न्यूट्रॉन की खोज नहीं हुई थी। तो लोगों ने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में ही, जो अपने तीनों मॉडल है उसमें क्या बताया था? प्रोटॉन के बारे में बताया और इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया। न्यूट्रॉन की खोज जब
ये परमाणु के जो चारों मॉडल आए थे, उसके बाद हुई थी किसकी खोज? न्यूट्रॉन की खोज। तो दोस्तों मैं बात कर रहा था परमाणु का धनावेशित गोले का बना है और इलेक्ट्रॉन उसमें धसे रहते हैं। यानी कि एक तरीके से अगर अपन भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो जो एक तरीके से हमारा तरबूज होता है, उसमें जो लाल भाग होता है दोस्तों, उसकी तरह क्या होता है? प्रोटॉन होता है। और उसमें जो बीज होते हैं दोस्तों, उसकी तरह इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये किसने बताया? थॉमसन ने। लेकिन दोस्तों उन्होंने बताया कि जो धनात्मक और ऋणात्मक आवेश समान होने के कारण जो परमाणु होता है वो उदासीन रहता है। उन्होंने ये बात बता दी। दोस्तों मैंने आपको सबसे पहले बताया परमाणु की संरचना का ये मॉडल, ये क्यों बताया है? इसलिए बताया दोस्तों ताकि आप रिलेट करके चलो इसको कि वर्तमान में जो परमाणु का जो मॉडल है और जो थॉमसन साहब ने परमाणु का जो मॉडल दिया था उसमें कितना डिफरेंस है। इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है दोस्तों। जो वर्तमान में जो मॉडल है वो ये है, इससे आप इसकी कमियों को आसानी से पकड़ सकते हो। इन्होंने बताया परमाणु जो धनावेशित भाग होता है, जो प्रोटॉन होते हैं वो सारी जगह फैले होते हैं, जबकि वर्तमान जो मॉडल है वो ये कहता है कि जो प्रोटॉन होते हैं वो नाभिक के एक छोटे से भाग में स्थित होते हैं। एक छोटा सा आकार होता है नाभिक, वहां पे होते हैं प्रोटॉन। जबकि इन्होंने बताया कि जो पूरे के पूरे भाग में क्या होता है? धनावेशित भाग होता है। तो आप इसको यहाँ पे डिफ्रेंशिएट आराम से कर सकते हो। अब दोस्तों तीसरा प्रयोग है, जो तीसरा परमाणु मॉडल है अपना, वो है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। दोस्तों रदरफोर्ड साहब थे, उन्होंने क्या किया? परमाणु के मॉडल को समझने के लिए कि किस प्रकार धनावेशित भाग है, जो इसमें प्रोटॉन किस प्रकार व्यवस्थित होते हैं परमाणु के अंदर, इस बात को समझने के लिए रदरफोर्ड साहब ने एक प्रयोग किया। और उस प्रयोग बहुत ही फेमस प्रयोग है वो अपने रदरफोर्ड का स्वर्ण पत्री प्रयोग। यानी कि उन्होंने सोने की परत पे जो अल्फा कण होते हैं दोस्तों, हीलियम के दो धनावेशित कण होते हैं, उनको अल्फा कण बोलते हैं। उसके बारे में हीलियम वगैरह ये क्या है, इसके बारे में अपन आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। तो दोस्तों इन्होंने क्या किया? रदरफोर्ड साहब थे, इन्होंने ये अल्फा कणों की बौछार किस पे की? स्वर्ण पत्री पे। और उन्होंने प्रयोग में देखा कि दोस्तों जो मोस्ट ऑफ द जो इलेक्ट्रॉन थे वो क्या करें, मोस्ट ऑफ द जो अल्फा कण थे वो इस पत्ती से टकराने के बाद, इस सोने की परत से टकराने के बाद सीधे के सीधे निकल गए। एक बहुत ही पतली परत ली थी दोस्तों इन्होंने, इतनी पतली परत थी, बहुत ज्यादा पतली परत, ताकि ये जो एक मतलब बहुत ज्यादा पतली परत ली थी इन्होंने सोने की, और अल्फा कणों की बौछार की थी। और जो प्रोटॉन थे वो क्या करे थे? इस पतली परत से जो थे सीधे के सीधे निकल गए। दोस्तों कुछ एक जो अल्फा कण थे वो लौट कर क्या हुए? वापस आ गए। तो इस प्रयोग से दोस्तों उन्होंने सिद्ध किया, रदरफोर्ड ने अपने स्वर्ण परत के प्रयोग से सिद्ध किया कि जो नाभिक होता है दोस्तों वो एक धनावेशित, बहुत ही ज्यादा धनावेशित भाग से बना है। और उस धनावेशित भाग में क्या होते हैं? प्रोटॉन स्थायी होते हैं। तो दोस्तों इन्होंने इस प्रयोग के आधार पे 3 निष्कर्ष निकाले थे दोस्तों। वो निष्कर्ष इस प्रकार है, जो परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है और इससे क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। और जो सारा का सारा परमाणु का द्रव्यमान होता है वो किस में होता है? इसी में स्थित होता है। यानी जो परमाणु होता है दोस्तों अपना, ये इसमें जो अभी जो करंटली जो मॉडल चल रहा है दोस्तों वो ये मॉडल है। तो इन्होंने बताया कि जो अपना परमाणु होता है उसका जो केंद्र है उसमें धनावेशित भाग होता है, और जो क्या होता है? सारा का सारा द्रव्यमान किस में स्थित होता है? इसी नाभिक के अंदर। अब दोस्तों मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, दूसरा पॉइंट है इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्ताकार कक्ष में चक्कर लगाते हैं। दोस्तों जो अपना करंट मॉडल है इसको भी इससे अपन तुलना करते चलेंगे और पता करते चलेंगे कि रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल था उसमें क्या कमी है। तो ये बात तो इनकी सही साबित हुई। दूसरी बात है इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्ताकार कक्ष में चक्कर लगाते हैं। इन्होंने ही दोस्तों ये बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये नाभिक के चारों ओर क्या करते हैं? वर्ताकार कक्षों में चक्कर लगाते रहते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफी कम होता है।
तो जो नाभिक का आकार होता है दोस्तों, ये परमाणु का इतना बड़ा आकार है, इसकी तुलना में बहुत ही कम होता है, यानी कि बहुत कम होता है। तो दोस्तों ये तीनों बात है, ये अपने परमाणु के अभी के मॉडल से सिद्ध हो रही है। लेकिन दोस्तों फिर भी इस मॉडल में एक कमी थी, और वो कमी क्या थी? जब दोस्तों वैज्ञानिकों ने पूछा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इस नाभिक के चारों ओर अगर वर्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों के ऊपर किसका पॉजिटिव पॉइंट है, यानी कि प्रोटॉन का आकर्षण होगा, और जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं कक्षा में, तो इनसे कुछ ऊर्जा का ह्रास होगा दोस्तों, ऊर्जा इनकी कमी होती जाएगी, और लास्ट में ये प्रोटॉन क्या करेंगे? नाभिक के अंदर समा जाएंगे। तो दोस्तों रदरफोर्ड साहब थे, इनकी एक कमी पकड़ में आई कि जो इलेक्ट्रॉन है ये अगर चक्कर लगाते हैं तो ये नाभिक के अंदर क्यों नहीं समा जाएंगे, क्योंकि इनके जो चक्कर लगाने से इनकी ऊर्जा का ह्रास होता है। ये बात रदरफोर्ड साहब नहीं बताए। इसके बाद दोस्तों एक नया मॉडल आया, बोर मॉडल। दोस्तों बोर मॉडल था वो फेमस इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने जो रदरफोर्ड मॉडल था उसकी जो कमियां थी उसको बताया। उन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये केवल कुछ ही कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन की विशिष्ट कक्षा होती है, उसी में ये चक्कर लगा सकते हैं, किसी और दूसरी कक्षा में ये चक्कर नहीं लगा सकते। और दोस्तों अगर इस कक्षा में अगर ये चक्कर लगा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन की क्या होता है? ऊर्जा का ह्रास नहीं होता। तो इस प्रकार बोर का जो मॉडल था, और जो दोस्तों अपना जो ये मॉडल है मुख्य रूप से रदरफोर्ड का मॉडल ही है, और इसमें बस एक कमी थी कि इलेक्ट्रॉन है उनकी ऊर्जा का ह्रास क्यों नहीं होता। तो बोर ने ये बता दिया कि इसलिए क्योंकि ये किसी विशिष्ट कक्षा में चक्कर लगाते हैं, इसलिए इनकी ऊर्जा का ह्रास नहीं होता। तो दोस्तों अभी तक इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, इसका मैं आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन वापस से दे देता हूँ। दोस्तों मैं बात कर रहा था पदार्थ। पदार्थ होता है प्रकृति में जितनी भी चीज़ें हैं जो स्थान घेरती है और जिनका द्रव्यमान होता है, पदार्थ कहलाती है। आप जिन भी चीज़ों को देख रहे हो सब पदार्थ है। दोस्तों परमाणु ऐसा पदार्थ का वो सबसे छोटा से छोटा कण है जो क्या होता है? स्थायी नहीं रह सकता, और ये इतना छोटा होता है दोस्तों कि इसको अपन आंखों से नहीं देख सकते। और इसी परमाणु की संरचना आज हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अणु वो है कि जो सूक्ष्म कण है, लेकिन ये क्या रहता है? स्थायी रह सकता है। यानी कि जब दो अस्थायी परमाणु होते हैं दोस्तों, वो क्रिया करके एक क्या करते हैं? अणु बना लेते हैं और अपने स्थायित्व को प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात कर रहा था मैं परमाणु के जो संरचना के जो मॉडल थे उनकी बात कर रहा था। डाल्टन साहब ने बताया कि परमाणु अविभाज्य है, इसको आगे विभाजित नहीं कर सकते। लेकिन आगे चल के ये थ्योरी गलत साबित हुई, क्योंकि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन थे, वो क्या होते हैं? परमाणु से भी छोटे कण मिल गए। दोस्तों इसके बाद आया थॉमसन का परमाणु मॉडल। थॉमसन का जो परमाणु मॉडल था, थॉमसन साहब ने बताया कि जो परमाणु होता है उसकी संरचना कैसी होती है? तरबूज की तरह होती है, जिसमें जो तरबूज का जो लाल भाग होता है वो धनावेशित गोले की तरह होता है, और जो तरबूज के जो बीज होते हैं उनकी तरह क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन दोस्तों ये थ्योरी थोड़े दिन बाद ही गलत साबित हुई, जब रदरफोर्ड साहब थे उन्होंने एक नया परमाणु मॉडल दिया। उन्होंने अपना एक प्रयोग किया, स्वर्ण पत्री प्रयोग किया, उस पर अल्फा कणों की बौछार की, और निष्कर्ष निकाला कि जो परमाणु का जो धनावेशित भाग होता है, जो तरबूज की तरह न होकर क्या होता है? जो धनावेशित होता है, जो नाभिक मतलब प्रोटॉन होते हैं, वो एक बहुत ही छोटे से हिस्से में केंद्रित रहते हैं, उसको बोलते हैं नाभिक। और इसके जो बहुत बड़ा हिस्सा होता है वहाँ पे होती है कक्षाएं, और उन कक्षाओं में कौन चक्कर लगाता है? इलेक्ट्रॉन। तो दोस्तों नाभिक के चारों ओर वर्ताकार जो चक्कर लगाते हैं, कौन लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन। लेकिन और जो नाभिक होता है वो बहुत छोटा होता है। ये बात किसने बोली? रदरफोर्ड साहब ने। लेकिन इनके जो मॉडल थी उसमें एक कमी रह गई थी, जिसका नाम था, जो कमी थी वो ये थी कि अगर इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं तो उनकी ऊर्जा का ह्रास होता है, और इस तरह जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक में समा जाएंगे। इससे परमाणु तो स्थायी रहा ही नहीं, परमाणु अस्थायी हो जाएगा। लेकिन इस जो मॉडल थी रदरफोर्ड मॉडल, इसकी कमी को दूर किया बोर साहब ने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कुछ विशिष्ट कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं, और इन कक्षाओं में जब चक्कर लगाते हैं तो इनकी ऊर्जा का ह्रास नहीं होता। तो दोस्तों यहाँ तक मेरे हिसाब से किसी को भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए।
दोस्तों आगे देखते हैं अपन अब आवर्त सारणी के बारे में। दोस्तों आवर्त सारणी क्या है? जब दोस्तों तत्वों की खोज हो रही थी तब वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि जो तत्व थे एक निश्चित पैटर्न के बाद उनके जो गुण थे, रासायनिक गुणधर्म, भौतिक गुणधर्म, वो क्या कर रहे थे? रिपीट हो रहे थे। उन तत्वों के गुणधर्म एक दूसरे से समान प्रतीत हो रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, इन तत्वों को एक टेबल में व्यवस्थित करने की सोची और उस टेबल में को जो बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं? आवर्त सारणी। दोस्तों जैसे उदाहरण के लिए अगर मैं बात करूं, जो सोडियम था जिसका परमाणु क्रमांक 11 था, जिसमें प्रोटॉनों की संख्या है वो 11 है, वो क्लोरीन से क्रिया करने की कोशिश करता है। तो सेम उसी प्रकार जो है पोटेशियम है, उसका परमाणु क्रमांक 19 है, वो किससे क्रिया करने की कोशिश करता है? क्लोरीन से। तो इन्होंने इन तत्वों में क्या माना, जो है वो क्या हुई है? समानता। जैसे फ्लोरीन थी और क्लोरीन, फ्लोरीन और क्लोरीन, फ्लोरीन जिसका परमाणु क्रमांक 9 है, क्लोरीन जिसका परमाणु क्रमांक 17 है, इनमें भी इनको काफी समानता मिली। तो इनको एक व्यवस्थित टेबल में समाया और उस टेबल को बोलते हैं अपन आवर्त सारणी। सबसे पहले दोस्तों मेंडेलीव नामक वैज्ञानिक हुए थे। उन्होंने इन तत्वों को क्या है, इनके परमाणु भार के आधार पे, परमाणु द्रव्यमान के आधार पे व्यवस्थित करने की कोशिश की थी। लेकिन जो अभी वर्तमान में जो परमाणु टेबल है वो परमाणु भार के आधार पे व्यवस्थित नहीं होकर परमाणु क्रमांक के आधार पे व्यवस्थित है। तो दोस्तों सबसे अब अपन डिस्कस करते हैं परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक क्या होता है दोस्तों? कोई भी जो तत्व है, कोई भी जो परमाणु है, उसके नाभिक, नाभिक में उपस्थित क्या है? जैसे दोस्तों मैंने यहाँ पे एक इमेज बनाई है, यहाँ पे एक परमाणु की इमेज है, इसमें यहाँ पे बीच में नाभिक है और इसके चारों ओर जो ये है इलेक्ट्रॉन क्या है? चक्कर लगा रहे हैं। तो इस नाभिक में उपस्थित जो क्या है? प्रोटॉनों की संख्या, यानी कि प्रोटॉन कितने हैं वो क्या कहलाएंगे? उसके परमाणु क्रमांक। अगर उसमें 5 प्रोटॉन पाए गए तो उसका परमाणु क्रमांक इस क्या हुआ? 5। अगर उसमें 7 प्रोटॉन पाए गए तो उसका परमाणु क्रमांक क्या बोलेंगे अपन? 7। तो उसका इसका नोटेशन है वो क्या है? जेड। इसको जेड से अपन प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं परमाणु द्रव्यमान की। द्रव्यमान दोस्तों, परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? जो भी ये नाभिक है इसमें उपस्थित प्रोटॉन की संख्या तो क्या कहलाएगी? इसकी परमाणु क्रमांक। नाभिक में प्रोटॉन के साथ साथ एक और जो अपरमाणु कण होता है उसको अपन बोलते हैं दोस्तों न्यूट्रॉन। और जो दूसरा न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनकी संख्या का योग क्या कहलाता है? परमाणु द्रव्यमान। दोस्तों उदाहरण के लिए कार्बन परमाणु है, उसमें अगर 6 प्रोटॉन है तो उसकी परमाणु क्रमांक तो हो गई 6। और इसमें 6 कार्बन परमाणु में 6 प्रोटॉन और 6 ही न्यूट्रॉन होते हैं नाभिक में। तो इसका जो परमाणु द्रव्यमान क्या हो गया? इसका 12। अब दोस्तों बात करते हैं अपन, वापस आते हैं आवर्त सारणी पर। दोस्तों ये आवर्त सारणी है, इसमें लगभग 7 आवर्त, लगभग क्या 7 आवर्त होते हैं। और इसमें कितने वर्ग होते हैं दोस्तों? इसमें होते हैं 18 वर्ग। 18 वर्ग आवर्त होते हैं दोस्तों। ऐसी ये जो ऐसी लाइनें जा रही है इनको बोलते हैं अपन आवर्त। 7 आवर्त होते हैं। और दोस्तों इसमें एफ ब्लॉक की जो 2 श्रेणियां हैं उनको इसमें शामिल नहीं किया गया है। और दोस्तों इसमें होते हैं 18 वर्ग। एक ऐसे जो खड़ी लाइनें होती है दोस्तों, ये कितनी है? इसमें 18, जिसमें 4 ब्लॉक होते हैं। आवर्त सारणी में कितने ब्लॉक होते हैं दोस्तों? 4 ब्लॉक। 4 ब्लॉक कौन से? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। तो दोस्तों क्या होते हैं, अगर इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन, यानी कि किसी भी परमाणु में जो लास्ट के जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं वो ही इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? उस परमाणु की है वो रासायनिक गुणधर्मों को, कि वो किस प्रकार के रसायन से क्रिया करेगा, वो निर्धारित करते हैं। इस कारण इन तत्वों को क्या किया गया है? अलग अलग ब्लॉकों में बांटा गया है। जैसे दोस्तों मैं बात करूं, एस ब्लॉक के तत्व है जो मैंने यहाँ पे क्या किया है, रेड कलर से दिखाया है। वो क्या करते हैं दोस्तों, इनमें जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों, इनकी संख्या या तो 1 होती है या 2 होती है। तो दोस्तों ये क्या करते हैं, ये जो तत्व होते हैं वो इस इधर की साइड के जो तत्व होते हैं जिनकी परमाणु संख्या कितनी, जिनके संयोजी इलेक्ट्रॉन इनमें भी 1 या 2 होते हैं, उनसे रिएक्शन करने की कोशिश करते हैं पी ब्लॉक के तत्वों से। दोस्तों इसी प्रकार यहाँ पे मैंने लिखा है डी ब्लॉक के तत्व, और यहाँ पे नीचे जो आवर्त सारणी में है अलग से लिखी होती है एफ श्रेणी, एफ ब्लॉक के तत्व।
दोस्तों अब मैं बात आपको कुछ चीजें याद करने के लिए बोलने की कोशिश बताऊंगा कि आपको आवर्त सारणी के जो है शुरुआती 30 तत्व है वो अच्छी तरीके से याद करने हैं। अच्छी तरीके से याद करने का मतलब मैं अगर जैसे आपको बोलूं कि परमाणु क्रमांक 15 पे क्या है तो आपको याद आ जाना चाहिए कि फास्फोरस। आपको मैं बोलूं कि परमाणु क्रमांक 17 पे क्या है तो आपको याद आना चाहिए कि क्लोरीन। तो आपको इसको क्या करना है, 30 तक के तत्वों को उनके परमाणु प्रतीक के साथ क्या है कंटस्ट करना है। तो आपको याद करना है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। दोस्तों ऐसे 10-10 तत्व याद करो। सब पहले 10 याद करो, उसके बाद अगले 10, उसके बाद अगले 10। अगर आपको 30 तक याद नहीं होती तो 20 तक तो आपको कंटस्ट याद होने चाहिए। इसके बाद नियोन हो गया, इसके बाद सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। दोस्तों यहाँ तक कितने हो गए 18। इसके बाद पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। तो इस प्रकार दोस्तों आप 10-10 के 3 टुकड़े करके इनको आसानी से याद करोगे तो याद हो जाएगा, कोशिश करोगे तो याद हो जाएगा। आपको केमिस्ट्री बहुत इजी लगने लगेगी, क्योंकि केमिस्ट्री क्या है दोस्तों, इन्हीं तत्वों के पीछे सारी केमिस्ट्री है वो घूमती है। दोस्तों ये आवर्त सारणी आपको यहाँ तक समझ में आ जानी चाहिए। दोस्तों अब आप अगर आगे अपन बात करते हैं वो है समस्थानिक की। समस्थानिक क्या होते हैं दोस्तों, आवर्त सारणी में दोस्तों जो तत्व है एक ही तत्व है वो क्या करते हैं, उनके जो परमाणु क्रमांक तो सेम रहता है लेकिन उसमें क्या रहता है उनका परमाणु भार अलग अलग होता है। तो क्या होते हैं दोस्तों, ऐसे तत्वों को क्या बोलते हैं, समस्थानिक। दोस्तों समस्थानिक नाम इसलिए पड़ा है इनका क्योंकि ये समस्थान आवर्त सारणी में दोस्तों क्या है, इनको एक ही स्थान पे रखा जाता है। एक स्थान का मतलब है जैसे हाइड्रोजन है दोस्तों, इसके समस्थानिक है यहाँ पे 3, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। दोस्तों इनके परमाणु भार अलग होने का कारण है इसमें इनमें न्यूट्रॉनों की संख्या का अलग होना। जैसे दोस्तों हाइड्रोजन है, इसमें जो है उसमें क्या होता है, एक प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन 0 होता है, इसलिए इसका परमाणु भार क्या हुआ 1। दोस्तों दूसरा ड्यूटेरियम है, इसका क्या है, इसमें प्रोटॉन की संख्या 1 है और न्यूट्रॉन की संख्या भी 1 है, इसलिए इसका जो परमाणु भार है वो 2। दोस्तों जो परमाणु द्रव्यमान होता है उसको किस तरीके से दर्शाते हैं अपन, ऊपर दर्शाते हैं 12। जैसे इसको कार्बन के ऊपर किस प्रकार से दर्शाया 12, तो जो परमाणु द्रव्यमान होता है उसको अपन ऊपर दर्शाते हैं। तो दोस्तों इसी तरह ट्राइटियम है वो क्या है 1T3, जो ये हाइड्रोजन के क्या हो गए इसमें समस्थानिक। अब दोस्तों बात करते हैं संभारिक। दोस्तों दो अलग अलग ऐसे तत्व हैं जिनका परमाणु द्रव्यमान समान हो, क्या कहलाते हैं, संभारिक। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों देखते हैं, आर्गन है जिसका परमाणु क्रमांक दोस्तों ये आर्गन है, इसका परमाणु क्रमांक क्या है 18। और दोस्तों दूसरा तत्व है अपने पास कैल्शियम, उसका परमाणु क्रमांक है यहाँ पे 20। तो दोस्तों इन दोनों का परमाणु क्रमांक 18 और 20, यानी कि इनमें प्रोटॉन की संख्या एक में 18 है एक में 20 है, लेकिन इनका जो परमाणु भार है वो क्या है, दोनों का 40-40 है। यानी कि जो आर्गन है इसमें जो आर्गन जो तत्व है इसमें कितने प्रोटॉन होने चाहिए, प्रोटॉन है 18, इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है 22। आर्गन में न्यूट्रॉन की संख्या 22 होने के कारण इसका जो परमाणु द्रव्यमान है वो दोस्तों कितना हो जाता है 40। लेकिन जो कैल्शियम है दोस्तों इसमें प्रोटॉन की संख्या तो 20 ही है और न्यूट्रॉन की संख्या भी कितनी है 20, इसलिए इसका भी परमाणु जो द्रव्यमान है वो क्या है 40 है, इसलिए ऐसे तत्व क्या कहलाते हैं, संभारिक कहलाते हैं। समझ में आ गई दोस्तों, यहाँ तक कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ संयोजकता की। संयोजकता क्या होती है दोस्तों, कोई भी परमाणु दोस्तों जो परमाणु की जो क्या है नेचर होती है वो क्या होती है कि स्थायित्व प्राप्त करने की होती है। जैसे अपन मनुष्य होते हैं वो भी क्या करते हैं, अपन सोचते हैं प्रकृति में कि अपन भी थोड़ा सा सेटल हो जाए। इसी प्रकार क्या होता है परमाणु की भी जो है नेचर होती है, ये भी क्या है एक तत्व है जो दूसरे तत्व से क्रिया करने की कोशिश करता है। एक परमाणु दूसरे परमाणु से क्रिया करने की कोशिश करता है और स्थायित्व प्राप्त करने की कोशिश करता है। दोस्तों इस स्थायित्व प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, ये परमाणु अपने बाहरी कक्षक होते हैं। बाहरी कक्षक होता है दोस्तों ये जो
परमाणु है, इसकी संरचना है, इसमें जो सबसे बाहरी जो कक्षा होती है, बाहरी कक्षा होती है, इस कक्षा में क्या करने की कोशिश करते हैं ये 8 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन लाने की कोशिश करते हैं। अगर इस बाहरी कक्षा में अगर ये 8 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं दोस्तों, तो इनका इस स्थायित्व प्राप्त हो जाता है। इसे बोलते हैं अष्टक का नियम। दोस्तों अष्टक का नियम प्राप्त करने के लिए ये परमाणु एक दूसरे से जो है इलेक्ट्रॉन, किसी को अगर अपना इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, अगर किसी के पास बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो वो अपना एक इलेक्ट्रॉन दूसरे जो परमाणु है उसको देगा, अगर किसी के पास कम है तो वो अब एक इलेक्ट्रॉन या जो भी जितने भी कम है उतने इलेक्ट्रॉन लेगा या देगा। ये क्या कहलाती है दोस्तों, उसकी संयोजकता। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे लिखा है कोई परमाणु अष्टक पूर्ण करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन का लेन देन करे वो उसकी क्या कहलाती है, संयोजकता। जैसे दोस्तों सोडियम होता है, उसके बाहरी कक्षा में क्या होता है दोस्तों, एक इलेक्ट्रॉन होता है। उसके अभी मैं थोड़ी देर बाद में आपको इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से भरे जाते हैं वो समझाने की कोशिश करूंगा, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि सोडियम है वो क्लोरीन से क्यों क्रिया करता है। दोस्तों क्या होता है, सोडियम है उसमें जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं उनका क्रम इस प्रकार होता है कि जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है, कार्बन के लिए जो इलेक्ट्रॉन भरने हैं उसका क्रम किस प्रकार से है दोस्तों। जैसे 1s कक्षा है, 2s कक्षा है और यहाँ पे कौन सी है 2p। तो दोस्तों कार्बन परमाणु इसी प्रकार अगर सोडियम परमाणु की मैं देखूं तो सोडियम परमाणु क्या करेगा 1s 2s और कितने करेगा दोस्तों 2p के बाद 3s में। तो दोस्तों ये कौन सा है, फास्फोरस है। इसी प्रकार जो मैं बात कर रहा था सोडियम की, सोडियम के जो बाहरी कक्षा होती है उसमें कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। और क्या होता है दोस्तों, क्लोरीन के जो बाहरी कक्षा होती है उसमें क्या होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन सोडियम अपना क्लोरीन को देता है और एक ऐसा बंध बनाता है, आयनिक बंध बोलते हैं दोस्तों, आयनिक बंध बना लेता है। दोस्तों अब मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन किस प्रकार भरे जाते हैं। दोस्तों इसके लिए मैं आपको कुछ चीज़ें, बेसिक चीज़ें हैं केमिस्ट्री की, वो समझाने की कोशिश करूँगा। आप इनको आसानी से इजी वे में समझने की कोशिश करना सब दोस्तों। जैसे कोई भी कक्षा होती है किसी भी परमाणु की, उसकी कक्षा 1, कक्षा 2, कक्षा 3 और कक्षा 4। जैसे दोस्तों अपन पढ़ते हैं अपने कोई भी जो छोटा बच्चा होता है उसी तरीके से उस एग्जाम्पल से अपन इसको समझ सकते हैं। जैसे दोस्तों कोई बालक होता है कक्षा 1 में होता है तो उसके पास केवल क्या है, एक ही सब्जेक्ट है, एस नाम की एक सब्जेक्ट है। समझ गए दोस्तों। दोस्तों दूसरी कक्षा है उसके पास उस बालक के पास कौन सी सब्जेक्ट आ जाती है, एस भी आ जाती है और पी भी आ जाती है। दोस्तों तीसरी कक्षा में एस पी और डी नाम की क्या हो जाएगी, उसके सब्जेक्ट हो जाएगी। और चौथी कक्षा में कौन से आ जाएंगे, एस पी और डी और एफ, चार सब्जेक्ट उसके पास हो जाएगी। तो दोस्तों जो भी कक्षक होता है, एस कक्षक होता है दोस्तों, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं अपन, 2। यानी कि जो एस जो सब्जेक्ट है उसमें कितने चैप्टर है उस बंदे के पास, 2 चैप्टर। जो भी एस सब्जेक्ट रहेगी दोस्तों आगे तक जहां तक भी अपन पढ़ेंगे उसमें उसके पास 2 चैप्टर रहेंगे। जो पी कक्षक होते हैं दोस्तों, उसमें अपन कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो यानी कि पी जो कक्षा है, पी जो सब्जेक्ट है उस बच्चे के पास उसमें 6 चैप्टर रहेंगे दोस्तों। इसी प्रकार जो डी कक्षा है, यानी कि जो डी कक्षक है उसमें अपन 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। यानी कि जो उस बालक के पास डी नाम की जो सब्जेक्ट है उसमें 10 चैप्टर रहेंगे। आप इसको थोड़ा सा सीधा वे में समझने की कोशिश करो। और इसी प्रकार एफ जो कक्षक होता है उसमें अपन 14 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं दोस्तों। और इसमें जो है अपन उसको बालक से जोड़ के याद करने के लिए आसानी से आप समझ सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एस कक्षक में भरता है, उसके बाद पी कक्षक में, फिर डी कक्षक में और फिर उसके बाद एक्स कक्षक में। तो दोस्तों पहली कक्षा में क्योंकि उसके पास केवल एस ही कक्षक है
तो यहाँ पे मैंने जो 2 इलेक्ट्रॉन है कार्बन के लिए जो मैंने एग्जाम्पल लिया है वो क्या करूँगा मैं, क्या करूँगा दोस्तों, कार्बन के जो शुरुआती जो 2 इलेक्ट्रॉन है किसमें भर गए, एस पहले 1s में। दोस्तों जब अपन आगे चलते हैं तो 2s में कितने इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे, फिर से 2, यानी कि जो कार्बन है उसके 4 इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं। दोस्तों आगे चलते हैं अपन 2p में कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 2। तो इसके लिए दोस्तों मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिया है। जैसे दोस्तों यहाँ पे मैंने पहली कक्षा है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरे हैं, 2। इसके बाद दोस्तों ये जो 2s इलेक्ट्रॉन है दोस्तों, ये रहे मेरे 2s इलेक्ट्रॉन, और ये दोस्तों मेरे 2p इलेक्ट्रॉन। तो दोस्तों अपन देखते हैं यहाँ पे कि इसकी जो सबसे बाहरी कक्षा है कार्बन की, सबसे बाहरी कक्षा है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, 4 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, 4, यानी कि 2 तो कितने हैं s के, और 2 कितने किसके हैं, p के। तो 2 और 2 कितने हो गए, 4। अब दोस्तों ये कार्बन है जो अपना स्थायित्व प्राप्त करने के लिए क्या करेगा, अपना अष्टक पूर्ण करने की कोशिश करेगा। तो इसको क्या है, यह तो ये किसी को अपने 4 इलेक्ट्रॉन दे दे या किसी से 4 इलेक्ट्रॉन लेके दोस्तों ये एक ऐसा युग्म बनाएगा, एक ऐसा परमाणु बनाएगा जिससे कि इसका स्थायित्व प्राप्त हो जाए। तो इस प्रकार दोस्तों हम क्या करते हैं, जो कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन भरते हैं, जैसे दोस्तों फास्फोरस है जिसका परमाणु क्रमांक कितना है, फास्फोरस का परमाणु क्रमांक कितना है, 15। तो दोस्तों 15 इलेक्ट्रॉन हम इस प्रकार भरेंगे, 2 तो 1s कक्षक में भर जाएंगे, अगले 2 फिर से 2s में, अगले 6 इलेक्ट्रॉन किसमें, 2p में, और अगले इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3s में, फिर अगले इलेक्ट्रॉन 3p में। कितने लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन रहे, 3 इलेक्ट्रॉन कितने किसमें आए, 3p में। तो दोस्तों इसकी संयोजकता है, फास्फोरस की संयोजकता क्या रहेगी दोस्तों, इसको अष्टक पूर्ण करने के लिए या तो ये अपने ये 3 इलेक्ट्रॉन मतलब दोस्तों इसके जो बाहरी कक्षा है फास्फोरस है, इसमें 3s और 3p इन मिला के कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 5। या तो दोस्तों ये 5 इलेक्ट्रॉन किसी को अपने दे देगा या किसी से 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। इस प्रकार फास्फोरस है उसकी जो संयोजकता होती है दोस्तों वो या तो 3 होती है और या 5 होती है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए।